प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल के 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। और ये सारे क्वेश्चन इस तरह से आपको सेट करके दिया जा रहा है, इस तरह से आपको पैटर्न के आधार पर बताया जा रहा है कि यहां से आपको 100% चांस है कि क्वेश्चन सेम टू सेम आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे जब आप बोर्ड एग्जाम के हॉल में एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन आपके चुनिंदे क्वेश्चन है। ज्योग्राफी बहुत ही आपका आसान सब्जेक्ट है, अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इसमें नंबर यानी मार्क्स काफी ज्यादा उठाए जा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा तरह से इंटरेस्ट के साथ ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो ये जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है ये आपके कहां, मेघालय में प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध आपका मेघालय में। मेघालय का मतलब होता है मेघ जोर आलय, मतलब मेघों का घर को क्या कहते हैं, मेघालय कहते हैं। तो ऑप्शन आपके क्या होंगे, ऑप्शन आपके सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत प्रकार, कुल कोयला का कितना प्रतिशत प्रकार बिटुमिनस प्रकार का है। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कोयला की टोटल कैटेगरी की अगर बात करें, कोयला की अगर कैटेगरी की बात करें तो 4 प्रकार के कोयला होते हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर। पहला जो है बिटुमिनस है ना, बिटुमिनस एंथ्रासाइट, सबसे पहला एंथ्रासाइट होता है ना, एंथ्रासाइट बिटुमिनस, एंथ्रासाइट बिटुमिनस है ना, ये दूसरा प्रकार हो जाएगा एंथ्रासाइट बिटुमिनस। लिग्नाइट, लिग्नाइट ये कोयला का प्रकार है, किसके आधार पर, लिग्नाइट। उसके बाद हो जाएगा पिट, लिग्नाइट उसके बाद क्या हो जाएगा, पिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बन के जिसमें ज्यादा रहेगा तो वो हो जाएगा एंथ्रासाइट, थोड़ा सा कम कार्बन रहेगा तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बिटुमिनस, और भी इससे कम कार्बन रहेगा उसको कहेंगे लिग्नाइट, और सबसे कम कार्बन जिसमें रहेगा तो उसको कहेंगे पिट। तो देखिएगा सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला यानी जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जल के वो ऊर्जा देता है। तो ये बिटू एंथ्रासाइट जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन बिटुमिनस थोड़ा सा कम क्वालिटी का होता है। और भारत के पास जितना भी कोयला भंडार है उसमें से लगभग 80% भंडार जो है इसी के अंतर्गत आता है, बिटुमिनस के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपके क्या होंगे, फाइनली ऑप्शन आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। देखिए प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि आपको आवाज सेटिंग से नहीं सुनाई देती है, आवाज वगैरह फटती है। ठीक है, तो डायरेक्ट नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, कॉल कर देना कि सर क्लास सेटिंग से नहीं चल रही है, क्लास को ठीक कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको भी नहीं पता चलता, हम पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने का धुन में हम लोग इधर से कमेंट सेक्शन में ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब देखिए सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। प्यारे बच्चों, सुंदरवन की अगर बात करें तो देखिए आप अगर नाम सुने होंगे यानी बंगाल टाइगर, क्या हो जाएगा, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर की अगर बात करें तो ये काफी ज्यादा फेमस है, और ये बंगाल टाइगर पाए कहां जाते हैं, बंगाल के सुंदरवन में। ये कहां पाए जाते हैं, बंगाल के सुंदरवन में। तो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कहां, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। ऑप्शन आपके बी लोग होंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, इससे पहले क्या बना था, इससे पहले जो है गेट बना था, गेट 1948 में गेट बना था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड्स। ये जो बना था ये टिक नहीं पाया, आगे चल के विश्व व्यापार संगठन यानी WTO बना, जिनका हेडक्वार्टर की अगर बात करें, मुख्यालय की अगर बात करें तो ये जेनेवा में है। इनका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है, जेनेवा में। अब चलिए जनसंख्या का घनत्व संबंधित है, सिंपल सा चीज है, जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए आपको एरिया और जनसंख्या चाहिए, यानी एरिया जो चाहिए वो आपका किलोमीटर स्क्वायर में और जनसंख्या नंबर में चाहिए। तो ये जो संबंध होगा ये आपका जनसंख्या और क्षेत्रफल से, यानी जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल करते हैं तब वहां पर क्या निकलता है, जनसंख्या घनत्व निकलता है। और ये क्षेत्रफल को किलोमीटर स्क्वायर में, किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में यानी वर्ग किलोमीटर में लिया जाता है। तो इसका जो संबंध होगा जनसंख्या और क्षेत्रफल से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, सिंपल सा चीज है। प्रवास के 2 कारक मैंने बताए थे, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष कारक जो है वो प्रकृति का तरफ से आता है और अपकर्ष कारक हम लोगों को आकर्षित करता है। अगर यहां ध्यान से देखिएगा प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है तो यह प्रवास के लिए उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से, जैसे कि बाढ़ हो जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा, है ना, महामारी हो जाएगा, ये क्या है आपके प्रतिकर्ष कारक है।
उसी तरह अगर बात करें अपकर्ष कारक, ये हम लोगों को आकर्षित करता है, जैसे कि अगर उच्च शिक्षा, उच्च वेतन, रोजगार, है ना, ये सारे क्या है, अपकर्ष कारक हैं। तो ये मानव के द्वारा उत्पत्ति किया जाता है। अपकर्ष कारक आपके मानव के द्वारा उत्पत्ति किया जाता है। अपकर्ष कारक का उत्पादन मानव के द्वारा होता है और वहीं प्रतिकर्ष कारक का उत्पादन प्रकृति के द्वारा होता है। इतना आप लोग जानेंगे। तो ये किसके लिए है भाई? ये जो है आपके प्रवास के लिए उत्तरदायी है, यानी ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे। अब देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? मैंने आपको बताया कि खट्टे रसदार फलों की कृषि आपकी मेन रूप से जो की जाती है, यह आपके भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत, किसमें? भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत। अब देखिएगा, अंगूर जो है प्यारे बच्चों, अंगूर की अगर बात करें तो अंगूर जो है इसका मुख्य फसल है, यानी अंगूर जो है भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य फसल है। अब इसमें जैतून हो जाएगा, जैतून हो जाएगा, उसके बाद आंवला हो जाएगा, जो भी खट्टे रसदार फल है उसका उत्पत्ति आपकी भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे। बाजरे सब्जी कृषि में सब्जी की खेती की जाती है। रोपण कृषि में महंगे लेवल का, जैसे कि चाय, कोको, कहवा, गन्ना, ये सब का, है ना। सहकारी कृषि में मिल करके खेती की जाती है ना। तो ऑप्शन आपके क्या होंगे? फाइनली ऑप्शन आपके सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? अब देखिएगा, जिसमें एक फसल का उत्पादन किया जाता है उसको कहते हैं एकल कृषि। अब देखिएगा, डेयरी जो है आपका एकल कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि भी आपका एकल कृषि नहीं है, एकल कृषि नहीं है ना, क्योंकि सॉरी, डेयरी कृषि एकल कृषि नहीं है, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। अब देखिएगा, डेयरी कृषि आपका इसमें एकल कृषि की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो एकल कृषि नहीं है ना, एकल कृषि नहीं है। मिश्रित कृषि आपका एकल कृषि नहीं होगा, क्योंकि इसमें चारे का फसल जो है, चारे का फसल के साथ साथ इसमें फसल का उत्पादन किया जाता है, तो ये आपकी मिश्रित कृषि हो जाएंगे, आपका एकल कृषि नहीं होगा। एकल कृषि का मतलब होता है एक ही फसल का उत्पादन। एकल कृषि का मतलब क्या होता है? एक ही फसल का उत्पादन। अब डेयरी कृषि की अगर बात करें तो इसमें क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है। और रोपण कृषि बात करें तो इसमें एक ही प्रकार के फसल का उत्पादन, चाहे चाय तो चाय, या फिर कहवा तो कहवा, या फिर गन्ना तो गन्ना। ठीक है, उसके बाद वाणिज्य अनाज कृषि, तो इसमें एक ही प्रकार के अनाज का उत्पादन किया जाता है। तो मिश्रित कृषि आपकी एकल कृषि नहीं होगी, क्योंकि इसमें चारे का फसल और साथ ही साथ अनाज का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपके जो है एकल कृषि नहीं, मिश्रित कृषि कहलाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, गलत होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर गलत होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि अगर गलत होगा तो सिंपल सा चीज है, स्क्रीनशॉट लेना, एक से दो बार देखना, आपको याद हो जाएगा। पूछा गया कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? तो ये जो है आपका रबी फसल की बात करें तो रबी फसल आपके ठंडी के मौसम में बोई जाती है। रबी फसल आपके क्या है? ठंडी के मौसम में बोई जाती है। तो किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका गेहूं। गेहूं को जो है कम तापमान चाहिए, यानी ऑप्शन आपके बी लोग होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन सा क्रिया ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? यानी ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा काम किए जाते हैं? सिंपल सा चीज है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग करते हैं कृषि काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। तो वो सब क्या है? एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र के काम है, और ये सारे काम प्राथमिक क्षेत्र के हैं। ये सारे काम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में, गांव में जो लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो कौन सा काम करते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी ऑप्शन आपके ए लोग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए, चाय क्या है प्यारे बच्चों? चाय आपका है रोपण फसल, और रोपण फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो चाइना जो है इसमें आगे रहता है। तो चाय का उत्पादन में चाइना आगे है, और सेकंड नंबर पे भारत आता है। चाय क्या है? आपका रोपण फसल है। तो ये जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चाइना। अगर सेकंड नंबर की अगर बात करें तो हो जाएगा भारत, और इसी के साथ श्रीलंका भी चाय का उत्पादन में काफी ज्यादा आगे है। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके सी लोग होंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? देखिए, रूस में जो सामूहिक कृषि होता है उसको कहा जाएगा कोलफोज। सामूहिक कृषि का मतलब होता है एक साथ मिल करके खेती करना, एक साथ मिल करके खेती करना, ताकि लाभ की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा हो। तो ऐसी कृषि को क्या कहते हैं? सामूहिक कृषि। तो ये रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है कोलफोज। क्या कहा जाता है? कोलफोज कहा जाता है। ऑप्शन आपके बी लोग होंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रबर जो है प्यारे बच्चों, ये आपका रोपण कृषि है। रबर किसके अंतर्गत आता है? रोपण कृषि के अंतर्गत। रबर आपके रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, साथ ही साथ चाय हो जाएगा, कहवा हो जाएगा, ये सारे आपके रोपण कृषि के प्रोडक्ट हैं। इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशुचारण का मतलब होता है पशु को चराना, है ना। पशुचारण का मतलब होता है पशु को चराना। जैसे कि अगर बात करें, है ना, उसके बाद अगर पशुचारण जो होता है आपके पशुचारक के द्वारा किए जाते हैं, तो ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलाप होंगे, प्राथमिक क्षेत्र है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि कोई भी कच्चा माल को पक्का माल में, यानी प्रोडक्ट में बदला जाता है,
उसके साथ साथ तृतीय क्रियाकलाप आपको पढ़ाया जाएगा अभी अगला चैप्टर में, है ना। चतुर्थ और तृतीय क्रियाकलाप अगला 7th चैप्टर आपकी आ रही है। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गांव में जितने भी काम किए जाते हैं, चाहे वो किसान हो या फिर पशुचारक हो, वो सारे काम किस में आते हैं, आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन बागानी कृषि नहीं है। निम्न में से कौन बागानी कृषि नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि रोपण कृषि को ही बागानी कृषि कहते हैं, रोपण कृषि को ही क्या कहते हैं, बागानी कृषि कहते हैं। तो निम्न में से कौन बागानी कृषि नहीं है। देखिए आपकी जो मंथली एग्जाम हो रही है उसी के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके सेट किए गए हैं। ठीक है, आपकी मंथली एग्जाम कल होनी है, बोर्ड एग्जाम वाले का, बिहार बोर्ड वाले का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ मंथली एग्जाम में देखने के लिए नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा बागानी कृषि नहीं है, रबर आपका बागानी कृषि है, चाय आपका बागानी कृषि है, गन्ना आपका बागानी कृषि है, लेकिन मक्का जो है आपके क्या है, खाद्य फसल है, यानी ऑप्शन आपके डी लोग होंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, मानव भूगोल का जनक किसको कहते हैं। तो मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल। और मानव भूगोल क्या है, मानव और पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन जिस भूगोल में की जाती है उसको कहते हैं मानव भूगोल। यानी पृथ्वी के साथ मानव का संबंध कैसा रहा है, उस चीज का अध्ययन भूगोल के जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं तो उसको कहते हैं मानव भूगोल। और मानव भूगोल का जनक किसको कहते हैं, रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। इतना आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ रेडजेल लगाया गया, फ्रेडरिक रेडजेल इसको कहते हैं, यानी ऑप्शन आपके डी लोग होंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन जो दिया गया था, यह परिभाषा दी गई थी मानव भूगोल की परिभाषा। तो यह परिभाषा अमेरिकन ज्योग्राफर कुमारी एलन सैंपल के द्वारा दिया गया था। यह कहां की थी, अमेरिका की थी, ज्योग्राफर यानी भूगोलवेत्ता थी, इन्होंने ही यह परिभाषा दी है। तो कुमारी एलन सैंपल आपको टिक करना है, यानी ऑप्शन आपके यहां सी लोग हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर आपका 18, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बिल्कुल आपका अमेजन बेसिन जो है, अमेजन बेसिन आपके क्या है, सागरीय तट वाले इलाके हैं, तो इसमें जो है आपकी वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ऑप्शन आपके यहाँ डी लोग होंगे। ठीक है, अनाज कहां नहीं की जाती, वो विस्तृत वाणिज्य कृषि जो है आपके अमेजन वाले क्षेत्र में नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है। देखिए सिंपल सा चीज है, भौगोलिक सूचनाकांत का मतलब होता है जिससे भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है, उसको कहते हैं भौगोलिक सूचनाकांत। अब देखिए यहां आपको बात यह समझनी चाहिए कि आप यात्रियों के विवरण, जैसे कि मैंने आपको किताबों जिसका हिस्ट्री होगा, रहला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, किताबुल हिंद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना, फ्रांसवा बर्नियर का जो अलग अलग यात्री आए, अलग अलग उन्होंने क्या किया, यात्रा वृत्तांत लिखे। तो उन लोगों का जो यात्रा वृत्तांत है, उन लोगों उस सब को अगर पढ़ेंगे ना तो उससे भी उस समय के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। और प्राचीन मानचित्र, पुराना नक्शा देखेंगे उससे भी जानकारी मिलती है ना। उसके बाद प्राचीन महाकाव्य, जैसे कि अगर बात करें महाभारत, है ना, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, तो वो चीज अगर पढ़ते हैं तो उस समय भी हम लोगों को भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अगर देखिएगा कि चंद्रमा से चट्टानी के नमूने, अब चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा में तो हाल ही में ना गया, है ना, उससे पहले तो नहीं। अरे चंद्रमा में अगर कोई चट्टान लेके आएगा तो वो क्या बताएगा जी। अगर हमारे घर में कोई सामान है, अगर हमारे घर का कोई सामान आप अपने घर में लेके जाइएगा, अगर कोई देखेगा आदमी कि ये सामान कैसा बना, और वो सामान को देखकर आपके घर का हालत को आके आपके घर का हालात को अनुमान में लाए, तो ये नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो है चंद्रमा से लाए गए चट्टानी पदार्थ, ये इससे किसी भी प्रकार की भूगोल के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो ऑप्शन आपके क्या होंगे, और चंद्रमा से लाए गए चट्टान से किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। अब देखिएगा, मूल आवश्यकता उसी को कहते हैं जिसमें मानव को तो चाहिए, अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको वो सारी चीजें चाहिए जो मूल आवश्यकता के अंतर्गत आती है। अगर आप कृषि अगर नहीं है, तो अगर अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो भूखे मरेंगे, ये चाहिए। ठीक है, गृह निर्माण नहीं होगा, घर का निर्माण नहीं होगा, घर नहीं बनेगा तो मौसम अगर ज्यादा ठंडी होगा या फिर ज्यादा ठंडी होगा तो ब्लड जम जाएगा, ठंडी के मौसम में ऐसे मरेंगे, है ना। या फिर जानवर वगैरह, जंगली जानवर अटैक करेगा, खा जाएगा, ऐसे मरेंगे। तो ये भी चाहिए। वस्त्र निर्माण यानी वस्त्र उद्योग, ये भी चाहिए। अगर वस्त्र नहीं होगा तो ठंडी के मौसम में जो आपके ऊनी वस्त्र है वो अगर नहीं बनेगा तो ब्लड जमेगा, ब्लड जमेगा तो ठंडी में ऐसे मरेंगे। तो ये तीनों चीज चाहिए।
अगर ये तीनों चीज इंसान को नहीं मिलेगा ना तो आगे जी नहीं पाएगा। जो चीज चाहिए जीने के लिए उसी को कहते हैं मूल आवश्यकता। लेकिन परिवहन अगर गाड़ी घोड़ा अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग पैदल चल के यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये मूल आवश्यकता में संबंधित नहीं होगा। ठीक है, ये आपके मूल आवश्यकता में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, फेवरे संबंधित है। देखिए प्यारे बच्चों, फेवरे जो है ये आपके संभववाद विचारधारा से संबंधित है। संभववाद विचारधारा कहती है कि प्रकृति में जितने सारे संभावनाएं हैं, जितने सारे संसाधन हैं, वो सारे चीज का मालिक कौन है? मानव है। तो फेवरे संबंधित है आपके संभववाद विचारधारा से, यानी ऑप्शन आपके बी लोग होंगे, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन देशों में कौन जनांकी के संक्रमण के अंतिम अवस्था में है? प्यारे बच्चों, जनांकी के संक्रमण का जो सिद्धांत है ये हम लोगों ने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा था। जिनका सोशियोलॉजी होगा उनको पता होगा कि जनांकी के संक्रमण का जो सिद्धांत है सोशियोलॉजी में भी दिया गया है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जनांकी के संक्रमण सिद्धांत कहती है कि इसमें 3 अवस्था है टोटल, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होता है और गरीबी में जनसंख्या जी रहे होते हैं, जनसंख्या का विकास नहीं होता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि जनसंख्या विकास करने लगता है और जनसंख्या ग्रामीण से नगर की ओर बढ़ने लगता है, उनमें शिक्षा बढ़ने लगती है। और तृतीय अवस्था जो होता है, तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट जाती है, जनसंख्या विकसित हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, रोजगार युक्त हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को तृतीय अवस्था कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जनांकी के संक्रमण के अंतिम मतलब तृतीय अवस्था में वही सारे देश की जनसंख्या आएंगे जो विकसित कंट्री है, जैसे कि जापान, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सब क्या है? विकसित कंट्री। तो ये आपके हो जाएंगे आपके जापान। जापान की जो जनसंख्या है आपके अंतिम अवस्था में आते हैं। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया गया था नोटेस्टिन के द्वारा, है ना। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा? नोटेस्टिन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? ये आपके किससे हैं? जनसंख्या और क्षेत्रफल से इसका संबंध है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किससे संबंधित है? तो आपका प्रवास से। प्रवास करने के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, प्रवास के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो क्या है? आपके प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक हैं। मानव भूगोल का जनक किसको कहते हैं? तो फ्रेडरिक रेडजेल को जो है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अवस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कुमारी एलन सैंपल के द्वारा दिया गया। ठीक है, फेवरे संबंधित है तो यह आपके संभववाद से संबंधित है। अब यहां से देखिएगा, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग को क्या कहते हैं? यानी प्राथमिक क्रियाकलाप जो लोग करेगा, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि घर से बाहर काम करना पड़ता है। जैसे कि आपका कृषि क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। खनन आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। साथ ही साथ अगर बात करें, उसके साथ अगर बात करें, खनन भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है ना। ये सारे क्रियाकलाप क्या है आपके? प्राथमिक। तो ये घर में बैठ के नहीं किया जा सकता है। और प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले जो लोग हैं उसको कहते हैं लाल कॉलर श्रमिक, है ना। और पंचम क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? सवर्ण कॉलर श्रमिक। पंचम क्रियाकलाप करने वाले लोगों को सवर्ण कॉलर श्रमिक और प्राथमिक क्रियाकलाप करने वालों को लाल कॉलर श्रमिक। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पूछा गया कि निम्नलिखित संख्या में कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? देखिए सिंपल सा चीज है, कार्यशील जनसंख्या वैसी जनसंख्या जो कार्य करती है, वैसी जनसंख्या जो कार्य में लगातार बनी रहती है, तो उसको कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। जनसंख्या को आयु वर्ग के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या जिसको बाल वर्ग कहते हैं, 15 से 65 वर्ष की संख्या जिसको कार्यशील जनसंख्या, जिसको अर्जक जनसंख्या भी कहते हैं। कार्यशील को अर्जक, अर्जक का मतलब होता है अर्जन करने वाला, कमाने वाला। ठीक है, उसके साथ 65 प्लस जो होगा वो वृद्ध जनसंख्या। अब देखिए ये जनसंख्या 65 प्लस और 0 से 14 ये दूसरे पर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, इसलिए इसको आश्रित जनसंख्या भी कहेंगे। अब ये जो जनसंख्या ये कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि ये काम करता है, कार्य करता है, इसलिए कार्यशील जनसंख्या कहलाएगा। और साथ ही साथ ये इनको अर्जक जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि ये आय का अर्जन करता है। इसको क्या कहते हैं? आय का अर्जन करता है, इसलिए इसको अर्जक जनसंख्या भी कहते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग किससे? 15 से 65, यानी ऑप्शन आपके बी लोग होंगे। ठीक है, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात आपके लैटविया में दर्ज किया गया। लिंग अनुपात की अगर बात करें तो लिंग अनुपात क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हमारे देश भारत में लिंग अनुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हमारे देश में लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि महिला की संख्या, है ना, महिलाओं की संख्या करेंगे, उसके बाद पुरुषों की संख्या करेंगे जितना भी हो, है ना, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद 1000 से गुना कर देना। तो यही ना फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। भारत में यही फॉर्मूला अप्लाइड किए जाते हैं लिंग अनुपात निकालने के लिए। महिला की जनसंख्या बटे पुरुष की जनसंख्या गुना 1000। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, जमकर के शेयर आप लोग नहीं करते हैं क्या? आज का क्लास बहुत ही खास क्लास है, तो प्लीज आप लोग जमकर के शेयर कीजिएगा। इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। प्लीज स्टेटस वगैरह लगाइएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब देखिएगा मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? अब देखिएगा प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक, देखिए मानव विकास का मतलब होता है मानव के जीवन में विकल्पों की वृद्धि,
अरे मानव के जीवन में विकल्पों की वृद्धि को मानव विकास कहते हैं। ये बात कहते किसने? डॉक्टर महबूबुल हक ने। और मानव के जीवन में स्वतंत्रता की वृद्धि को मानव विकास कहते हैं, ये बात कहते प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। मैंने आपको बताया था कि मानव विकास का परिभाषा इधर उधर का परिभाषा याद नहीं रखना है। दो आदमी आपकी परिभाषा दिए हैं मानव विकास के, एक है आपके डॉक्टर महबूबुल हक, एक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूबुल हक कहते हैं कि मानव के जीवन में अगर विकल्पों की वृद्धि हो रही है तो वही है मानव विकास, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस बात को कहते हैं अगर स्वतंत्रता में वृद्धि हो रही है तो यह है मानव विकास। तो यह मानव विकास सूचकांक का मापक इनमें से कौन है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में हम लोग आंकते हैं, देखते हैं कि मानव का विकास हुआ कि नहीं हुआ, तभी वहां एक रैंक दिया जाता है। ये इसको कितना 1/3, इसको भी 1/3, इसको भी 1/3, इसका रैंक 0 से 1 होता है। तो ये सभी के माध्यम से मानव विकास सूचकांक मापा जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा क्षमता उपागम, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्षमता उपागम क्वेश्चन नंबर आपकी 33 है ना, क्वेश्चन नंबर आपके 33 प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आपकी क्या दिए थे? क्षमता उपागम दिए थे, यानी क्षमता उपागम कैपेसिटी अप्रोच। ये कहते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन कि अगर आदमी ज्यादा अगर बलशाली होगा, ज्यादा काम, ज्यादा अगर उसका मजबूती होगा तो वो ज्यादा उत्पादकता होगी, उसके अंदर क्या होगी? उत्पादकता ज्यादा होगी। इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है? तो भूटान कहता है कि हम जो है जीएसटी तो मापेंगे ही, हम देश की प्रगति के लिए जीएसटी तो मापेंगे ही, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे देश की जनता अगर खुश है तब हम कहेंगे कि हमारा राष्ट्र विकसित है। ये कौन सा तर्क हुआ भाई, है ना? जहां भूटान कहते हैं कि अगर हमारे देश की जनता अगर खुश है तब भी वहां हम क्या कहेंगे कि हमारा देश का विकास हो रहा है। हमारे देश में तो खुश सब कोई नहीं है ना? खुश होते हुए भी देश, अरे गरीब आदमी भी खुश रहता है, इसका मतलब थोड़ा ना कि वो विकास कर लिया है। ठीक है, तो जापान का अपना तर्क है, ठीक है, ये अपने मानते हैं। तो भूटान वाले कहते हैं कि हम जो है प्रसन्नता को यानी हैप्पीनेस को भी जो है एक विकास का रैंक मानेंगे, विकास का एक क्या मानेंगे? रैंक मानेंगे। जिस तरह से जीएसटी को देखा जाता है, जिस देश का जीएसटी सॉरी मतलब जीडीपी जीडीपी जिस देश का जीडीपी ज्यादा होता है वो ज्यादा विकास करता है, उसी तरह से जिस देश में हैप्पीनेस ज्यादा होगा वो ज्यादा विकास करेगा। जापान वाले को जब भारत को अप्लाई करने के लिए कि तुम भी करो, है ना, भारत वाले कहते हैं तो हमको फुर्सत नहीं है वो सब। ठीक है, यहाँ तो एक आदमी नहीं, एक आदमी हजारों आदमी दिल तोड़ के बैठे हैं, है ना, एक के पीछे हजारों आदमी दिल तोड़ के बैठे हैं, यहाँ क्या आदमी खुश रहेगा? ठीक है, जापान वाले कह रहे हैं कि भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम इस तरह से हम अपना आर्थिक प्रगति को नहीं माप सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लंबा और स्वस्थ जीवन, यानी लंबा और स्वस्थ जीवन को क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहते हैं। इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सूचकांक से संबंधित नहीं है? मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। देखिएगा, मानव विकास सूचकांक किसने दिया था? डॉक्टर महबूबुल हक ने दिया था। अब ये कहां के थे प्यारे बच्चों? आप लोगों को पता है ये पाकिस्तान के थे, और इतना पाकिस्तान के थे तो ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने इसी खासियत को देखते हुए वहां की सरकार ने इसको क्या किया था? वित्त मंत्री भी बनाए थे। ठीक है, वहां की सरकार इनको वित्त मंत्री भी बनाए थे। लाइक कर देना कंजूस सब, ठीक है, लाइक कर दो ताकि सभी लोग जुड़ सके, है ना, सभी लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, 100 से ज्यादा बच्चे, लाइक बहुत कम है। ठीक है, लाइक कर दीजिए प्लीज। अब देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का मापन माना गया? तो भूटान है। किसमें? भूटान को माना गया, भूटान इस चीज को मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है? तो ये किया है आपके डॉक्टर महबूबुल हक ने। डॉक्टर महबूबुल हक जो आपके मानव विकास दिए हैं, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे। मूल निवासी की अगर बात करें, देखिए मूल निवासी जो थे ये पाकिस्तान के थे, है ना, ये कहां के थे? पाकिस्तान के थे। और इन्होंने ही जो है क्या दिया था? यूएनडीपी को 1999 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी को क्या दिया था? यूएनडीपी को इन्होंने क्या दिया था? मतलब विकास मापने का एक जरिया दिया था कि इस तरह से विकास मापिए सभी देशों का। तब जो है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यूएनडीपी एक चीज पर सर्च कर रही है। क्या पर सर्च कर रही है? देखिएगा, एक बात बहुत सामने निकल कर आई है, आजकल न्यूज़पेपर में भी आया था बहुत पहले। तो यूएनडीपी कह रही है कि हम हर देश में भ्रष्टाचार को मापेंगे। किसको? भ्रष्टाचार को मापेंगे। जिस तरह से हम विकास को माप रहे हैं उसी तरह से हम भ्रष्टाचार को मापेंगे, यानी करप्शन को मापेंगे। जिस देश में करप्शन ज्यादा होगा हम पूरे दुनिया को बताएंगे। ठीक है, इनका हिम्मत तो देखिए, इनका हिम्मत बहुत ज्यादा है। अगर ये काम अगर करेगा ना तो दुनिया को शायद विकास करने में बहुत कम समय लगेगा। मतलब अगर यूएनडीपी अगर भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर अगर रिपोर्ट निकालना शुरू कर दे तो हर देश की सरकार की वाट लगा देगी, मतलब हर देश की सरकार सुधर जाएगी। क्योंकि यहां ऐसा रिपोर्ट आएगा सामने कि देश की जनता इस पर बिलीव करती है। जब भी कोई यूएनडीपी विश्व स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर कोई भी रिपोर्ट निकालती है तो उस रिपोर्ट पर कोई भी देश की जनता आंख
मूंद करके विश्वास करती है। और यूएनडीपी इस बात को कह रही है, पिछली बार कही थी कि हम जो है करप्शन पर जब हम अपना रैंक देंगे तो सबसे नंबर 1 में कौन होगा? बताओ, सबसे ज्यादा करप्शन जहां होता है, सबसे ज्यादा जनता को जहां ठगी जाती है, जनता को जहां सरकार के द्वारा बेवकूफ बनाया जाता है, ठगी जाती है, वही देश नंबर 1 में आएगा। अब जो देश नंबर 1 में आएगा भ्रष्टाचार वाले क्षेत्र में, भ्रष्टाचारी के रैंक 1 में, करप्शन में नंबर 1 में आएगा, वो देश का कितना बेइज्जती होगा पूरी दुनिया में। ठीक है, बेइज्जती नहीं होगा, उस देश की सरकार की बेइज्जती होगी। ठीक है, अब होना भी चाहिए। अगर ये करना स्टार्ट कर दिया ना, ये अगर ये निकालना, इस रिपोर्ट को निकालना स्टार्ट कर दिया, तो हमको लगता है कि एक दशक के अंतर्गत या फिर 10 से 2-3 दशक के अंतर्गत पूरे देश की इकोनॉमी, सॉरी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी सुधर जाएगी। ठीक है, और पूरा दुनिया में जो है भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। लेकिन हिम्मत देते हैं, दाद देते हैं, ये करे। हम तो चाहते हैं कि ये रिपोर्ट निकाले और नंबर एक तरह से इंडिया को भी आंके कि इंडिया की सरकार क्या कर रही है। ठीक है, तब पता चलेगा कि किस तरह से विकास हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो ये जो है संसाधनों तक पहुंच है, बिल्कुल संसाधनों तक पहुंच है ना। साथ ही साथ जो है इंडिया नंबर 1 पे आएगा। अरे बिल्कुल इंडिया नंबर 1 पे आएगा। तो मेरा मन का बात को कह दिया। लंबा व स्वस्थ जीवन, शिक्षा, आर्थिक और लाभ। देखिएगा कौन मानव विकास का क्षेत्र नहीं है, तो आर्थिक और लाभ ये जो है आपके मानव विकास के क्षेत्र नहीं है। लेकिन संसाधनों तक पहुंच, लंबा और स्वस्थ जीवन, जिसको क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं, और शिक्षा, ये तीनों चीज चाहिए तभी जो है मानव विकास करेगा। तो यहां ऑप्शन आपके डी लोग होंगे, ये मैच नहीं खाता है। आर्थिक और लाभ ये आपके मैच नहीं खाते। ठीक है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? ठीक है, तो ये आपके मृत्यु, जन्म, आवास या फिर प्रवास। देखिए आवास का मतलब होता है घर। घर किसी का ज्यादा हो या कम हो इससे मतलब नहीं पड़ता है। घर की संख्या कम है या ज्यादा है इससे मतलब नहीं पड़ता है। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। मृत्यु और जन्म, अगर प्रवास अगर हो रहा है, अगर कोई क्षेत्र में कोई लोग, नया लोग आकर के बरस रहा है, तो वहां की जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, मतलब वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर कोई क्षेत्र से वहां के लोग अगर छोड़ के अगर जा रहे हैं तो वहां की जनसंख्या क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये जो है प्रवास किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या में परिवर्तन ला देता है। जनसंख्या परिवर्तन का मतलब हुआ कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है या फिर कमी आ रही है। ठीक है, यहां देखिएगा प्रवास, उसके बाद जन्म और मृत्यु, लेकिन आवास जो है जनसंख्या में परिवर्तन नहीं लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शाम के 9 बजे, शाम के 9 बजे आपकी जो है हिस्ट्री की क्लास है, आप लोग लग जाइएगा। शाम के 9 बजे हिस्ट्री की क्लास है आपकी। क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग तैयार रहिएगा, शेड्यूल लगा देगी टीम। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि प्रतिकर्षण और किसके लिए, तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है। तो आप लोग याद रखेंगे जनसंख्या का घनत्व संबंधित है, तो आपके जनसंख्या और क्षेत्रफल से, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या और क्षेत्रफल से। इन देशों में कौन जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में, तो जापान जो है जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट नगर है? देखिएगा वेबसाइट नगर की अगर बात करें, यहां अगर ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपके जेरूसलम कहां है, या आपके सांस्कृतिक नगर हो जाएंगे। जेरूसलम आपके सांस्कृतिक नगर हो जाएंगे, है ना। पीटर्सबर्ग आपके लौह इस्पात उद्योग वाले क्षेत्र है। पीटर्सबर्ग अमेरिका में है। पीटर्सबर्ग कहां है बताओ तो, अरे पीटर्सबर्ग कहां है? पीटर्सबर्ग जो है ये आपके अमेरिका में है। यहां लौह इस्पात कंपनी, लौह इस्पात उद्योग बैठे हुए हैं, तो ये आपके औद्योगिक क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, तो ये प्रशासनिक नगर हो जाएंगे। यह आपका सांस्कृतिक नगर, यह आपका औद्योगिक नगर, यह आपका प्रशासनिक नगर। बचा कौन, एम्स्टर्डम, तो ये आपके हो जाएंगे व्यापारिक नगर। ये आपके वेबसाइट नगर हो जाएंगे, व्यापारिक नगर हो जाएंगे। समझ गए। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां हो रही है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां हो रही है? ये हो रही है यमन में। यमन कहां है देखिएगा, मैप में उठा करके देखिएगा, तो मैप में उठा करके आप देखिएगा तो यमन जो है जस्ट सऊदी अरब के जस्ट दक्षिण में है। ठीक है, यमन कहां है, जस्ट सऊदी अरब के जस्ट दक्षिण में। यहां देखिएगा मैप में, तो कैमरा अगर बगल में होता है स्टूडियो रूम में तो शायद दिखा देते। यहां देखिएगा ये भारत है। भारत से ऐसे जैसे देखिए भारत का ये केरल है, केरल है। केरल से डायरेक्ट सीधा अगर हम लोग पश्चिम जाते हैं, डायरेक्ट सीधा पश्चिम जाते हैं, तो हम लोगों का यमन आ जाता है। ठीक है, तो यमन जो है सऊदी अरब के दक्षिण में। ठीक है, ग्लोब वगैरह मैप वगैरह मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप लोग 12th में ज्योग्राफी अगर रखे तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी का मैप ले लीजिएगा। ठीक है, जाकर के ज्योग्राफी का मैप ले लीजिएगा, मात्र 20 से 25 रुपया में आएगा। सिंपल से मैप ले लेना है और जहां पढ़ने के लिए बैठते हैं वहां चिपका देना, एकदम लगा देना है। ठीक है, क्योंकि आपको मैप याद रहनी चाहिए, क्योंकि आगे भी आपके अगर कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करेंगे तो आपको पूछा जाएगा, है ना। हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा, हम लोगों को कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता था कि सऊदी अरब के दक्षिण में कौन है, सऊदी अरब से दक्षिण पश्चिम में कौन है। ठीक है, या फिर सऊदी अरब से कौन मतलब देश सटे हुए हैं, ईरान के बगल में कौन कौन से देश हैं, ईरान का पड़ोसी देश कौन सा है, ऐसा करके पूछा जाता है जब आप लोग मैप पढ़िएगा। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि मैप वगैरह आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका यमन।
यमन जो है, यमन में ही हौती विद्रोही काफी फेमस है ना, हौती विद्रोही, ठीक है। इनमें यमन और सऊदी अरब का दुश्मनी काफी ज्यादा, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया का दुश्मनी है उसी तरह से यमन और सऊदी अरब दुश्मनी है, ठीक है। पता नहीं वो लोग को फिर क्या दुश्मनी है लेकर के। इनमें से कौन आकर्षक कारक है, तो ये जो है आकर्षित करता है, आकर्षक कारक आपको क्या करता है, आकर्षित करता है। ये शहरीकरण जहां होगा वो आपको आकर्षित करेगा, औद्योगिकरण जहां होगा वो आपको आकर्षित करेगा, ठीक है। तृतीय और तृतीय कार्यों की प्रमुखता, देखिए तृतीय कार्य में कौन कौन से आएंगे, देखिए आपका अगला चैप्टर तृतीय कार्य होगा। तृतीय कार्य में वही सारे कार्य आएंगे जो आपके जैसे कि परिवहन, संचार और व्यापार। याद रखना सिंपल सा चीज है, तीन ही शब्द आपको याद रखनी है तृतीय कार्य में, तीन ही शब्द आपको याद रखनी है तृतीय कार्य में, तीन ही शब्द है, संचार, संचार है ना, उसके बाद व्यापार, संचार, व्यापार और परिवहन। संचार, व्यापार और परिवहन तीन शब्द हो गए। एक और याद रख लो, सेवा, सेवा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके तृतीय क्रियाकलाप यानी तृतीय कार्य हैं। अगला चैप्टर 7 आपकी आएगी तृतीय क्रियाकलाप, उसमें हम लोग जानेंगे। अब देखिएगा इनमें से कौन आकर्षक कारक है, तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे ना, तीनों के तीनों आदमी को आकर्षित करता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिलेगा रोजगार मिलेगा, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। औद्योगिक शहरीकरण जहां होगा वहां फैसिलिटीज वगैरह मिलती है ना, औद्योगिकरण जहां होगा वहां भी फैसिलिटीज मिलती है, तृतीय कार्यों की प्रमुखता जहां होगा वहां भी फैसिलिटीज मिलती है। तो ये सारे के सारे क्या है, अपकर्षक कारक हैं भाई। अब देखिएगा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक कहां है, मैंने आपको बताया था। अगर बात करें जनसंख्या सबसे ज्यादा है आपका एशिया में, जनसंख्या सबसे ज्यादा एशिया में है, जिसके कारण एशिया को मानव घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव घर कहा जाता है। और अफ्रीका में जो है प्यारे बच्चों, अफ्रीका जो है अशिक्षित क्षेत्र है, साथ ही साथ यहां शिक्षा की कमी है, और यहां के लोगों में है ना, यहां के लोगों में शिक्षा की कमी के साथ साथ जो है एक तरह से देखिएगा तो यहां टेक्नोलॉजी की कमी है। तो यहां जो है आपकी वृद्धि दर ज्यादा होगी, जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा होगी। और साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा कि अफ्रीका में गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है, गर्मी, सूर्य जी की किरण जो होती है, सूर्य की किरण डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल पर पड़ता है, तो गर्मी काफी ज्यादा होती है। और आपको पता है कि जिस जनसंख्या में जिस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होती है तो वहां की प्रजनन क्षमता भी ज्यादा होती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अफ्रीका जो है जनसंख्या में वृद्धि में आगे है। लेकिन वृद्धि में आगे है तो क्या हुआ, अब आप बता सकते हैं ना कि सर जनसंख्या वृद्धि में अफ्रीका आगे है तो फिर एशिया में जनसंख्या सबसे ज्यादा कैसे हो गया, अफ्रीका में ही होना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं, अफ्रीका में जनसंख्या तो उत्पादन हो रहा है, मतलब जनसंख्या तो वृद्धि हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जन्म दर तो है, लेकिन वहां डेथ काफी ज्यादा, मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां लोगों को मेडिकल सुविधा सही से नहीं मिल पाती है, तो डेथ भी काफी ज्यादा होते हैं, ये बात भी देखना पड़ेगा। और एशिया में क्या है कि एशिया विकसित होता जा रहा है, एशिया विकास करता जा रहा है, तो यहां जो भी जनसंख्या एक तरह से होती है तो वो जनसंख्या लंबे समय तक टिकती है, ठीक है। अब चलिएगा आगे की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, प्रतिकर्ष, जल अभाव या आपका प्रतिकर्ष कारक है, बेरोजगारी प्रतिकर्ष कारक है, उसके बाद महामारी प्रतिकर्ष कारक है। महामारी जैसे कि कोरोना, कोरोना आ गया था रे, कोरोना है ना, कोरोना जाओ ना, कोरोना जाओ ना, ठीक है। तो कोरोना आपके क्या है, आपके महामारी है, लेकिन चिकित्सक शैक्षणिक सुविधा ये आपके अपकर्ष कारक है, ये आपके क्या है, अपकर्ष कारक है। तो कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो ये आपके अपकर्ष कारक है, इसलिए प्रतिकर्ष कारक नहीं होंगे। ऑप्शन आपको सी टिक करना है, ऑप्शन आपके सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, देखिए अगर आता है तो अप्रवासी, आता है तो अप्रवासी, इसको क्या कहेंगे, अगर आता है तो अप्रवासी, अगर जाता है तो उत्प्रवासी। मगर कोई स्थान में अगर कोई आकर के बस गया उसको अप्रवासी कहेंगे, अगर वहां से चले गया तो उसको उत्प्रवासी कहेंगे। ऑप्शन आपके बी लोग होंगे, क्या होंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन है, मतलब जनसंख्या में परिवर्तन का मतलब हुआ कि जनसंख्या में कमी या बढ़ोतरी, जनसंख्या में कमी होना या बढ़ोतरी होना, उसी को कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। यहां अगर ध्यान से देखिएगा तो जन्म दर अगर ज्यादा होगा तो जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, मतलब जनसंख्या बढ़ेगी, मतलब जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। मृत्यु दर अगर ज्यादा होगा तो जनसंख्या में कमी आएगी, मतलब जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। प्रवास अगर होगा, प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो प्रवास अगर हो रही है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जनसंख्या अगर जा रही है तो वहां भी जनसंख्या, अगर प्रवास का, यहां अगर प्रवास हो रहा है, ये सिंपल सा चीज है। एक बात यहां समझो, हम प्रवास बोल रहे हैं, आप्रवास से उत्प्रवास नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आप्रवास से उत्प्रवास बोलते तब, तो ये अगर यहां से अगर कोई आदमी अगर जा रहा है तो भी प्रवास, आ रहा है तो भी प्रवास, तो जाना आना अगर हो रहा है तो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है ना,
तो ये सारे क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन के कारक है, मतलब घटक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बाह्य स्तरोत्तरीकरण सहायक है। देखिएगा प्यारे बच्चों, बाह्य स्तरोत्तरीकरण का मतलब हुआ कि जैसे कि अलग अलग देश में अलग अलग कंपनियां हैं, मतलब बाह्य स्तरोत्तरीकरण का मतलब हुआ कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में आकर के अपना कंपनी बैठाती है तो उसको कहेंगे बाह्य स्तरोत्तरीकरण। जहां सस्ता माल, उसके बाद सस्ता कच्चा माल, सस्ता मजदूर जहां मिलेंगे, अगर वहां कंपनी वगैरह बैठाई जाती है तो उसको कहते हैं बाह्य स्तरोत्तरीकरण। जैसे कि अगर बहुत सारे कॉल सेंटर जो है भारत में बैठाए जा रहे हैं क्योंकि भारत में बेरोजगार युवाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाह्य स्तरोत्तरीकरण। तो बाह्य स्तरोत्तरीकरण सहायक है दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों के रोजगार बढ़ाने। बिल्कुल सही के सही, यानी ऑप्शन आपके डी लॉक हो जाएंगे। अब ये बाह्य स्तरोत्तरीकरण के कारण ये जो है इसका डेफिनेशन, इसका पूरा खानदान का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। आगे जो चैप्टर 7 आपकी आएगी तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों कि इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है। पर्यटन नगर किसको कहते हैं? जहां पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन क्या है? मतलब आनंद के उद्देश्य से, यानी मौज मस्ती करने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा को। मौज मस्ती समझ रहे हो ना? ठीक है, आनंद तो आप लोग नहीं समझते होंगे, मौज मस्ती समझते होंगे। ठीक है, तो मौज मस्ती करने के उद्देश्य से, मौज मस्ती करने के उद्देश्य से क्या किए जाते हैं? यात्रा किए जाते हैं, इसको कहते हैं पर्यटन। जैसे कि पर्यटन नगर, जहां पर्यटक जहां पहुंचते हैं उसको कहते हैं पर्यटन नगर। गोवा क्या है? गोवा में हेरिटेज जो है गोवा, उसके बाद मालदीव में लोग घूमने के लिए जाते हैं। हमारे देश के पीएम खुद गए थे, है ना, घूमने के लिए लक्षद्वीप में गए थे। तो वो क्या है? पर्यटन नगर है। तो पर्यटन नगर नहीं है। देखिएगा मसूरी भी पर्यटन नगर है, ये आपके साउथ इंडिया में आते हैं, ये भी आपका पर्यटन नगर है, ये भी पर्यटन नगर है। लेकिन अंकलेश्वर जो है प्यारे बच्चों, ये आपके गुजरात में आते हैं। अंकलेश्वर मैंने आपको बताया था कि अंकलेश्वर जो है ये आपके तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत के पास तेल उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करें, असम का डिगबोई, असम का डिगबोई, उसके साथ साथ मुंबई है, उसके साथ साथ कौन? मुंबई है, और गुजरात का अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन में आगे है। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यटन नगर कैसे होगा? तो ये तो आपका तेल क्षेत्र है। यहां क्या करने के लिए जाएगा? आदमी को घुसने ही नहीं देगा। ठीक है, यहां तेल का जो उत्पादन हो रहा है तो यहां आदमी को घुसने नहीं देगा, है ना। जाएगा, निकलो यहां से, तेल उत्पादन हो रहा है, तुम लोग क्या बिलफालतू अगर सिगरेट वगैरह पिएगा लग जाएगा पूरा आग एकदम, है ना। यही चीज होता है। कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की प्राप्त होती है? कोरबा क्षेत्र, देखिए कोरबा क्षेत्र जो है ये भिलाई क्षेत्र, भिलाई में जो आपके लौह इस्पात उद्योग लगे हुए हैं, भिलाई में जो लौह इस्पात उद्योग लगे हुए हैं, वहां से कोरबा क्षेत्र में, कोरबा क्षेत्र के लिए कोयला की प्राप्ति की जाती है भिलाई में, यानी ऑप्शन आपके बी लॉक हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों हमको याद ये आया कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जो भी ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेगी। और जो भी तनु आर्ट्स स्टूडियो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बैच का ऑफर आपको चल रहा है, ये आपकी 499 टारगेट फॉर 50+ बैच। जो ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उसमें आपको अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। ऑल कंटेंट आपको वहां मिल रहा है, बेस्ट से बेस्ट आपको वहां तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और मात्र जो फी है 499 है, 1 ईयर का फी है ऑल सब्जेक्ट के लिए। अगर ये बैच अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर अगर आप क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करेंगे तो उस समय जो है फिर आपकी टीम जो है, टीम आपसे फिर फी मांगेगी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कोरबा क्षेत्र कोयला प्राप्ति होती है सुविधा, तो ये आपकी भिलाई क्षेत्र हो जाएंगे, समझ गए। अब प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगला जो है प्यारे बच्चों कि आपके प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोगों को क्या कहेंगे? लाल कॉलर श्रमिक। और स्वर्ण कॉलर श्रमिक किसको कहते हैं? स्वर्ण कॉलर श्रमिक किसको कहते हैं? जैसे कि बड़े बड़े कंपनी है, एलोन मस्क की बात सुने हो? एलोन मस्क का नाम सुने? एलोन मस्क जो है आपके टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। तो एलोन मस्क के अधिकारियों द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी एक तरह से जो भी नए बच्चे आई एम न्यू स्टूडेंट सर जी पढ़े, MR अमित बाबू, जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत अच्छे हैं आप लोग। यहाँ आपको पता चल गया कि यहाँ हम पढ़ाते हैं, आप लोग आ गए। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए बच्चे हैं सभी लोगों का वेलकम है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं कि एलोन मस्क के जितने भी अधिकारी होंगे जो भी बम वगैरह लेके घूमते हैं, अरे एलोन मस्क जहां भी घूमते हैं तो सिक्योरिटी में उसके साथ क्या घूमते हैं? गन वगैरह लेके घूमते हैं, कहीं इनको कोई जान का खतरा ना हो। ठीक है, अरे मार्क जुकरबर्ग जो मतलब फेसबुक के जो ये थे, उनके पीछे आदमी पड़ गया था बेचारा, तो घर से बाहर नहीं निकल रहा था, एकदम पूरा हेडलाइन बन गया था न्यूज में। ठीक है, तो बहुत जितना ज्यादा अमीर बनोगे ना उतना ज्यादा दुश्मन भी बनेगा, समझ गए। जितना ज्यादा अमीर बनोगे उतना ज्यादा दुश्मन भी बनेगा। तो ये एलोन मस्क के अधिकारियों द्वारा जो फैसला लिए जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपका पंचम क्रियाकलाप, है ना। जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके द्वारा फैसला लिए जाते हैं तो हो जाएंगे पंचम क्रियाकलाप। तो पंचम क्रियाकलाप में लोग जो लगे रहते हैं उसको कहते हैं स्वर्ण कॉलर श्रमिक, और प्राथमिक क्रियाकलाप में लाल कॉलर श्रमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां है?
तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ये जो है प्यारे बच्चों, ये आपके तारापुर, सिंपल सा चीज है, 56 तो ये आपके महाराष्ट्र में आ जाएंगे। देखिएगा ये आपके महाराष्ट्र में आ जाएंगे। अब ये तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, और अमेरिका दुश्मन है, मानते हैं, अमेरिका दुश्मन नहीं है, ये क्या बोलेंगे अमेरिका पर, हम लोग क्या बोल सकते हैं। ये तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जब स्थापित की जा रही तो अमेरिका ने ही मदद किया था। किसने? अमेरिका ने ही मदद किया था। उसी तरह से झारखंड में बहुत सारे लौह इस्पात उद्योग बैठाए जा रहे थे तो रूस ने मदद किया था। उसी तरह से इधर बंगाल की तरफ जो है बहुत सारे लौह इस्पात उद्योग बैठाए जा रहे थे तो फ्रांस ने मदद किया था। उसी तरह से कर्नाटक में कौन सा काम किए जा रहे थे, विकास के काम, तो ब्रिटेन ने मदद किया था। देखिए जो आदमी मजबूत रहता है ना, जो समाज में आदमी मजबूत रहता है उसको सब कोई सपोर्ट करता है ना। जो पैसा वाला को ही पैसा उधार में मिलता है, ये बात सुने हैं आप लोग, पैसा वाला को ही पैसा उधार में मिलता है, ये बात आप लोग सुने हैं, गांव में सुनिएगा, ठीक है। जिसके पास पैसा रहेगा वही पैसा उधार देगा, क्योंकि रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये लोग जानता है कि भारत कितना शक्तिशाली है। अगर ये हमारे खिलाफ अगर हो जाता तो हमारी वाट लग जाएगी, है ना। इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है, तभी ना बड़े बड़े देश हम लोगों का मदद करते हैं। तो ये जो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है ये महाराष्ट्र में और भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, और इसमें यूएसए ने मदद किया था, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नरोरा कहां है? नरोरा बताइएगा, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां है, कोई कमेंट करके बताओगे। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां है? तो ये आपके यूपी में है। कहां है? यूपी में, यानी आपके उत्तर प्रदेश, लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है? देखिए यहां एक कहानी है। देखिए रेशम के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीट का पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम का जो कीट है ना, इसका सबसे पहले पालने की प्रक्रिया चीन वाले को पता चला था। जो चीन वाले को पता चला था वो लोग इतना मतलब ये है, इतना मतलब सेल्फिश आदमी है, दुनिया वालों को बहुत समय तक छिपा करके रखा, दुनिया वालों को नहीं बताया कि रेशम के कीट भी होते हैं और उसका पालन भी किया जाता है। ये बहुत दिन तक वो छुपा के रखा, धीरे धीरे दुनिया वालों को पता चल गया, ठीक है। तो रेशम के कीट का पालन तो चाइना से रोम जा रहा था, चाइना से रोम जो रास्ता है, रेशम का जो पालन किया, रेशम का जो मतलब आयात निर्यात किया जाता था, आयात किया जाता था, वो हो जाएगा आपका चाइना। रेशम रोम मार्ग को जोड़ती है ये आपके चाइना से। और सेरीकल्चर के बारे में ना सबसे पहले चाइना को पता चला था, ठीक है, लेकिन बाद में दुनिया वाले को पता चला, तब दुनिया वाले हम रह गया, अरे ऐसे तुम कर रहा था रेशम का कीट का, है ना, ऐसे तुम रेशम उत्पादन कर रहा था। चाइना वाले कह रहे थे हाँ 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 हमको पता है ना। चाइना वाले बहुत आगे हैं, मेहनत भी करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? देखिए उत्तरी मैदान की अगर बात करें प्यारे बच्चों, ये उत्तरी मैदान में आपके कौन वाले प्रदेश आ जाते हैं? यूपी, बिहार, बंगाल। यूपी, बिहार, बंगाल आपके उत्तरी मैदान में आते हैं। अगर भारत के देश की अगर बात करें, आपको एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी हाल ही में कि यूपी, बिहार और यूपी जो है अकेले आगे चल के दुनिया भारत का आधा जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है, इतना जनसंख्या में आगे है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो ये 1/3, कितना? 1/3 यानी 58 का जो राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है, गलत नहीं होनी चाहिए। आरती साहनी ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड आरती साहनी, ठीक है। अब देखिएगा निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? सबसे ज्यादा विश्व व्यापार किसमें होगा? ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताओगे। तो सबसे ज्यादा विश्व व्यापार, देखिए औद्योगिक क्रांति कहां आई थी? औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में जो आई थी वो यूरोप में आई थी। तो यूरोप में बड़े बड़े कंपनी है, सारे बड़े बड़े कंपनी, अरे हमारे पास रेशम, हमारे पास जो है रेशा का उत्पादन होता है, ऊन का उत्पादन होता है ना, कपास का उत्पादन हमारे यहाँ होता है ना, ठीक है, लेकिन हम लोग कपास को बेच देते हैं, वो लोग यूरोप वाले एकदम महंगे महंगे लेवल का सामान बनाते हैं, कपड़ा वगैरह बनाते हैं, फिर हमको ही बेचने के लिए हमारे देश में आ जाते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो यूरोप काफी ज्यादा आगे है क्योंकि औद्योगिक क्रांति वही हुई थी। तो ये जो है यूरोप में सबसे ज्यादा मतलब विश्व व्यापार संचालित किए जाते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर दक्षिण गलियारा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये जो जोड़ेगा ये आपके श्रीनगर को कन्याकुमारी से, है ना, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। श्रीनगर कहां है? आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और कन्याकुमारी साउथ इंडिया में, ठीक है। डायरेक्ट यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, 60, बिल्कुल 60 का सी लोग हो जाएंगे। गलत कमेंट मत करना, गलत होगा तो यहीं से, है ना, गलत होगा तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे से, ठीक है। अब देखिएगा दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहां है? प्यारे बच्चों रेल मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय की अगर बात करें 61, ठीक है, 61 की अगर बात करें तो ये आपके चेन्नई हो जाएंगे। दक्षिण यानी दक्षिण है तो दक्षिण यानी दक्षिण में जाइए, साउथ इंडिया, तो ये आपके चेन्नई में। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? चेन्नई में है। इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? औद्योगिक जिला, देखिए ये हमारे प्यारे जिला पूर्णिया का नाम है, ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। भोपाल की अगर बात करें
है ना, ये हो जाएगा आपका कानपुर, है ना। औद्योगिक जिला की अगर बात करें कानपुर हो जाएगा, ठीक है। कानपुर जो आपके क्या है, औद्योगिक जिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन, हमारे पूर्णिया जिले में डॉक्टर काफी ज्यादा है, डॉक्टर इतने ज्यादा है और इतना लूट होता है, क्या बोलिएगा, ठीक है। हर जांच में हर जात में इतना लूट होता है, मत बोलिए। जो भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट से होंगे, जो उनको पता होगा कि इलाज कराने के लिए जाइएगा ना, एक गो अगर एक्सरे करा लिए तो डायरेक्ट खींच लेगा 1,000 रुपया। इसलिए जो हमारे सांसद जो पूर्णिया के बने हैं, ठीक है, पप्पू यादव जी, ठीक है ना, पप्पू यादव जो बने हैं तो काफी ज्यादा आए थे, नियम वगैरह बना रहे थे, देखते हैं क्या होता है वहां, ठीक है। अब देखिएगा, अब कहा जा रहा है कि इनमें से कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है। तो समुद्र तट पर यानी समुद्र के बगल में जो स्थापित है, ये हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम लोहा इस्पात कारखाना, एक लोहा इस्पात कारखाना है, ये समुद्र के बगल में स्थापित है, क्योंकि पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है, देखिए तारापुर की अगर बात करें, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके महाराष्ट्र में है। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र आपके कहां है, यूपी में है। उसी तरह से रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये आपके किस शहर में है, कोटा में है, कोटा में। कोटा कहां है, राजस्थान में। तो कभी कभी कोटा की जगह आपको राजस्थान दे देगा, कभी कभी कोटा की जगह अगर आपको राजस्थान दे देगा, तो आप लोग राजस्थान टिक करना, गलत नहीं करना, सही टिक करके आना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले बच्चों पूछा गया, जनांगची के संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, ये नोटेस्टिन ने दिया था। किसने, नोटेस्टिन ने। क्या है इसमें आपको बताया ही गया है, ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होती है, इंदिरा गांधी नहर। अब देखिएगा इंदिरा गांधी नहर कहां है, ये जो है प्यारे बच्चों, ये आपके हैं राजस्थान में, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर में जो है पानी जो आते हैं वो ब्यास नदी से आते हैं, कहां से, ब्यास नदी से आते हैं। ऑप्शन आपके डी लोग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, बताइएगा। जिस तरह से फूल के उत्पादन को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, रेशम के कीट का उत्पादन को सेरिकल्चर, उसके बाद पुष्प उत्पादन को है ना फ्लोरिकल्चर कहते हैं, है ना। उसके साथ साथ अगर देखिएगा, इसके साथ साथ अगर देखिएगा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर, है ना। उसके बाद मछली के पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर, कल्चर, है ना। कई कल्चर होते, तो ये सारे कल्चर मैंने आपको पढ़ाए थे। तो यहां जो है हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल और सब्जी की खेती। फल और सब्जी की खेती को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, समझ गए। फल और सब्जी की खेती को हॉर्टिकल्चर। ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, तो ये आपके ओडिशा का ये जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर कहां है, भुवनेश्वर में ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। अब देखिएगा, सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क किसको कहते हैं, ये देखिए सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क का मतलब जहां बड़े बड़े औद्योगिक कंपनी, औद्योगिक नहीं यार, जहां बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले कंपनी है, जैसे कि अगर मोबाइल का निर्माण हो रहा है, लैपटॉप का निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के आधार पर लैपटॉप, मोबाइल, है ना, अलग अलग डिवाइस का निर्माण जिस कंपनी में हो रही है, मतलब टेक्नोलॉजी के आधार पर चलने वाली कंपनी का मतलब कंपनी का अड्डा जहां है, जिस क्षेत्र में, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहते हैं। ये वाला पार्क नहीं जहां घूमने के लिए जाते हो, समझ गए। तो उड़ीसा सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां है, उड़ीसा में ही, यानी भुवनेश्वर में। विजयनगर इस्पात केंद्र अवस्थित है, विजयनगर, ये हम लोग पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य हिस्ट्री में हम लोगों का है, आगे हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपके हो जाएंगे कर्नाटका में। किसमें, कर्नाटका में हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपके ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आई रिपीट अगेन, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, ऐप को जो डाउनलोड नहीं किए, वह ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, तनु आर्ट्स स्टडी ऐप को। और जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, मात्र टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां आपकी 1K सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, यानी टेलीग्राम चैनल पर देखते हैं कि आज आप लोग 1K सब्सक्राइबर पूरा कर पाते कि नहीं। टेलीग्राम चैनल पर 1K सब्सक्राइबर आज आप लोग पूरा कर दीजिए, ये मेरा आप लोगों से डिमांड है। क्या डिमांड है मेरा आप लोगों से, कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोग 1K सब्सक्राइबर आज पूरा कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी लिंक आपकी दी गई है, तो लिंक में क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन पर ऐसे टबुक क्लिक कीजिएगा, ऐसे क्लिक कीजिएगा, है ना, तो वो हो जाएगा आपका, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 1K सब्सक्राइबर यहाँ आपको पूरा कर देना, समझ गए। और एप्लीकेशन को जो डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अच्छी तरह से वहां आपकी है ना सारी चीज कंटेंट मिलेगी, टारगेट बेस में, आपको पता ही हो, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, सबसे ज्यादा टॉप में कौन आता है, नॉर्वे। नॉर्वे जो है, नॉर्वे क्यों आता है प्यारे बच्चों, यहां की अगर बात करें तो नॉर्वे हमेशा टॉप करता है, क्योंकि यहां का एजुकेशन सिस्टम की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप है, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप्ड है, इसलिए नॉर्वे हमेशा टॉप करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत बधाई हो, आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका कवर करा दिया गया। हम लोगों ने टारगेट रखा था कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू को कवर करेंगे आज की क्लास में, तो आपको कवर करा दिया गया, एंड हो गया आपकी
क्लास कैसा लगा तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज किसी का आएगा तो टाइपिंग में लग जाते हैं, लेकिन अगर हम आप लोग से गला फाड़ फाड़ के अगर थोड़ा सा ये पूछे, फीडबैक पूछे, तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जाइएगा, फीडबैक देके जाइएगा कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। प्लीज प्लीज फीडबैक देके जाना है।